everyone, welcome to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, हम कवर कर रहे हैं द लेक्सिकॉन की बुक फॉर जीएस पेपर 4 नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा व अभिरुचि के लिए। ये जो एक बुक है वो हमारे जीएस पेपर 4 को कंप्लीट करने में पूरी तरीके से सहायक है अगर हम इसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ में मैच करके पढ़ते हैं तो। ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करते हैं इस बुक के आधार पर तो काफ़ी बुक ये हमारी हेल्प करती है। तो हम यूनिट फर्स्ट को कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आज हम पहुंच गए मानव क्रियाकलाप में नीति शास्त्र। जो आज पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पीछे वाले वीडियोस को देख लें, क्योंकि अगर आप आज का वीडियो देखेंगे वो आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट जो पीछे हमने किया है कवर वो आपको समझ नहीं आएगा फिर बाद में, है ना। आप ये वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में आप पीछे वाले वीडियोस को ज़रूर देख लेना ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मानव क्रियाकलाप में नीति शास्त्र आज हम पढ़ रहे हैं। नीति शास्त्र क्या होता है? नीति शास्त्र जिन लोगों ने कवर किया वो तो बता ही देंगे। नीति शास्त्र होता है समाज के द्वारा निर्धारित किए गए सही और गलत के मानक। समाज बताता है, सोसाइटी बताती है कि इंसान ने जो काम किया है, व्यक्ति ने जो काम किया अपनी मर्जी से, वो सही है या गलत है, ये लीगल है या इलीगल है, समाज बताता है। समाज द्वारा निर्धारित किए गए व्यक्ति के द्वारा काम को, है ना, सही और गलत बताने के मानक होते हैं। ओके, अब ये कह रहे हैं मानव क्रियाकलाप में, मानव क्रियाकलाप में मानव द्वारा किए गए कार्यों के अंदर नीति शास्त्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि मानव के द्वारा किया गया काम कितना सही है कितना गलत है, उसे नीति शास्त्र किस तरीके से बताता है। क्या ये सही है? अगर सही है तो किस मायने में आप सही कह रहे हैं, अगर ये काम गलत है तो किस मायने में आप ये काम गलत कह रहे हैं। ठीक है, आप किन किन आधारों पर कह सकते हैं कि मानव ने ये काम अपनी इच्छा से किया है और मानव ने ये काम अपनी इच्छा से नहीं किया है। ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। इस वीडियो को आप आराम से सुनेंगे तो आपका पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आएगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो मैं आपको सजेस्ट ही करूंगी ये बात कि आप पूरा वीडियो ही देखना। ओके, अगर आप हाफ देखेंगे तो हाफ कोई फ़ायदे की बात नहीं है, ना आप इधर के ना उधर के, कोई फ़ायदे वाली बात नहीं रहेगी। पूरा वीडियो देखना। अगर लेंथी भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेंथी 1.5 घंटे के लेक्चर आप देखेंगे ना यूट्यूब पर, 1.5 घंटे के लेक्चर पढ़ें, लेकिन उसके अंदर एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है, बस बोलते रहते हैं, हर बात को बार बार में रिपीट करना, अपनी लाइफ से कनेक्ट करना, और ये सब चीज़ें क्या है, मतलब ये काम की नहीं है ना। काम की इसलिए नहीं क्योंकि जब एग्ज़ाम के पेपर क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो पता चलता है कि ये एक्चुअल में वो बातें जो है वो सब फालतू थी, किसी काम की नहीं थी। वो बातें काम की नहीं होती है, बस आप टू दी पॉइंट बात कीजिए, टू दी पॉइंट हम काम कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं पूरा लेक्चर देखना ठंडे दिमाग से, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप चैनल के अबाउट में जाओगे ना, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिखा हुआ है वहाँ पे ब्लू कलर में, उस पर क्लिक करना, आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे और चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ओके, समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। मानव क्रियाकलाप में नीति शास्त्र, मैंने समझा दिया ये बात। तो नीति शास्त्र की जितनी भी परिभाषाएं होती है सारी ये बताती है कि मानव ने काम क्या किया है, मानव के द्वारा किया गया काम और उसकी नैतिकता की वो काम कितना सही है, इस बात पर आधारित होता है नीति शास्त्र। ठीक है, नीति शास्त्र की जो बात होती है वो उसके अंदर सारे कौन से क्रियाकलाप होते हैं, मानवीय क्रियाकलाप होते हैं। किसी जानवर के द्वारा किया गया कोई भी काम हम नीति शास्त्र के अंदर हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा की गई कार्रवाई कितनी लीगल है और कितनी इलीगल है, कितनी विधानिक है और कितनी अवैधानिक है, इस बात का ध्यान रखा जाता है नीति शास्त्र के अंदर। इसका तात्पर्य यह भी है कि नीति शास्त्र जानवरों के कार्यों का या फिर उनके द्वारा की गई कोई भी एक्टिविटी का चिंतन नहीं करता, उनकी चिंता नहीं करता है। नीति शास्त्र का बल लोगों द्वारा किए गए जानबूझकर कामों पर, ठीक है, नियंत्रण करता है, केंद्रित करता है। यानी नीति शास्त्र उन क्रियाकलापों को समझता है, उन क्रियाकलापों को ही मानता है जो मानव ने जानबूझकर किए हैं। मान लीजिए कई बार हमने फिल्म में देखा ना, चला गोली चला वरना तेरे को गोली चला दूंगा मैं, है ना, ऐसे करते हैं ना कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो इसकी गर्दन उड़ा देंगे, बोलते हैं ना ऐसा। तो
उसके पास में ऑप्शन नहीं रहता है कोई, वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाता है। हीरो जो होता है वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाता, क्योंकि जो सामने होती है, जो चाहे कोई भी है, उसका भाई है, उसकी वाइफ है, या कोई बेटा है, बेटी है, जो भी होता है वो गन पॉइंट के ऊपर होते हैं, तो वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर पाता है हीरो। तो क्या होता है कि जानबूझकर किए गए क्रियाकलापों को ही नीति शास्त्र के अंदर रखा जाता है। क्लियर है? तो देखो, जानबूझकर किए गए काम को तो बोलते हैं एक्ट्स ह्यूमन्स, और जानबूझकर ना किए गए काम को बोलते हैं एक्ट्स होमोनिस। ठीक है, मैंने जानबूझकर ये वीडियो बनाया है तो ये है एक्ट ह्यूमन्स, और अगर इसके अंदर मुझसे कुछ गलती हो जाती है, मैंने वो जानबूझ के नहीं की है, वो होगी एक्ट्स ह्यूमोनिस, होमोनिस। क्लियर है? ओके गुड। अब देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये काम मानवीय है या फिर नहीं है? तो उसके लिए हमारे जो स्कॉलास्टिक जो हैं वो बताते हैं, 3 तरीके की बताते हैं आवश्यकता होती है कि अपने को पता चले कि हाँ ये काम इसने जानबूझकर किया है या नहीं जानबूझकर किया। सबसे पहले तो कोई काम के लिए ज्ञान होना ज़रूरी है, उसके अंदर उसकी स्वैच्छिक उपस्थिति अनिवार्य है, उसकी मर्जी से वो काम होना चाहिए। क्रियाकलाप निश्चित रूप से स्वतंत्रता पूर्वक संपादित होना चाहिए, यानी उसने अपनी इच्छा से काम किया हो, स्वतंत्रता पूर्व, उसके ऊपर कोई बाधा या फिर कोई डर ना बिठाया गया हो काम करने के लिए। इसको अपने डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ ज्ञान का शामिल होना। किसी क्रियाकलाप में मानवीय होने के लिए ज्ञान अपरिहार्य है। यहाँ पर मानवीय लिखा गया है, मानवीय आएगा। किसी क्रियाकलाप का मानवीय होने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी काम हम तभी कर पाते हैं जब हमें किसी काम का पता होता है। आज आप ये लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि आपको आईएएस बनने के लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात मनोविज्ञान के अंदर लिखी होती है कि हम किसी चीज़ की इच्छा तब तक नहीं करते जब तक हम उसके बारे में जानते नहीं है। अब नीति शास्त्र आप क्यों पढ़ रहे हो? आपको पता है कि ये मेरे काम आएगी, आप तब तक नहीं पढ़ रहे थे, 10th में नहीं पढ़ रहे थे, है ना, आपको पता ही नहीं था आईएएस के अंदर ये आता है। इसीलिए हम किसी चीज़ की इच्छा तब तक नहीं करते जब तक हम उसके बारे में जानते नहीं है। इसीलिए किसी क्रियाकलाप में मानवीय होने के लिए उसका ज्ञान होना जरूरी है। कोई भी काम अगर किया जाता है उस काम के लिए ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? क्रियाकलाप का स्वैच्छिक होना, ज्ञान के अलावा क्रियाकलाप का स्वैच्छिक होना भी जरूरी है, अतः इसे इच्छा से उत्पन्न होना चाहिए। परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि किसी वस्तु की अच्छे होने की संभावना होने पर इच्छा या चाह की प्राप्ति होती है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर अगर आपको कोई ड्रेस चाहिए, ठीक है, और वो ड्रेस आपको पसंद है, अच्छी लग रही है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? आपके मन में इच्छा होगी ना वो ड्रेस लेने की। तो इच्छा होना, कोई भी काम करने की इच्छा होना जरूरी है। बिना इच्छा के काम जो होगा मानवीय क्रियाकलाप नहीं किया जा सकता। यानी किसी से अपराध करवाया जा रहा है लेकिन उसके अंदर उस व्यक्ति की इच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो अपराध है ना, नहीं होगा उस व्यक्ति के लिए। मान लीजिए मुझसे कोई अपराध करवा रहा है लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, तो मेरे को अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है तो मैं जब अपना बयान दूंगी तब पुलिस को पता चलेगा कि ये एक नीति शास्त्र के आधार पर ये बात थी, इसकी इच्छा नहीं थी, तो ये मानवीय क्रियाकलाप नहीं होगा। उसके अलावा क्रियाकलाप स्वतंत्रता पूर्वक संपादित होना चाहिए, यानी व्यक्ति के पास विकल्प होना चाहिए, काम करने का विकल्प होना चाहिए, मनुष्य के पास चुनने का विकल्प होना चाहिए। हालांकि कुछ मानवीय क्रियाकलाप स्वैच्छिक होते हैं जिसके अंदर जो कर्ता होता है कार्यवाही को आगे बढ़ाता है, लेकिन सारे स्वैच्छिक क्रियाकलाप स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने अभी बताया आपको गन पॉइंट वाला, है ना, कि कर्ता उस क्रिया प्रणाली का कारण हो सकता है, यानी कि गोली चलाने वाला हीरो हो सकता है लेकिन गोली चलवाने वाला पीछे जो विलन है ना, हाँ, वो वहां पर रोल प्ले करता है ना। यहाँ पर क्रिया प्रणाली का कारण तो हो सकता है लेकिन उसकी स्वतंत्रता की इच्छा जो होगी ना, स्वतंत्र इच्छा क्रिया प्रणाली नहीं हो सकती, यानी उसने अपनी इच्छा से, स्वतंत्र इच्छा से उसने उस कार्य को नहीं किया है। क्लियर है? अब जो स्कॉलास्टिक जो है वो तर्क देते हैं कि जो करता है उस कार्रवाई का फल या उद्देश्य के बारे में उसे पता होना चाहिए, यानी कि मैं जो भी काम कर रही हूँ आज मुझे
उस काम के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं आज अपराध कर रही हूँ तो मुझे उस अपराध का अंजाम पता होना चाहिए कि उस अपराध का अंजाम क्या होगा। अगर मैं किसी को हार्म करती हूँ तो उससे उसकी जान जा सकती है, मुझे इस बात का पता होना चाहिए, तभी मैं वो एक्ट करूँगी। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, हंसी मजाक के अंदर हम कई बार वीडियोस भी देखते हैं, हंसी मजाक के अंदर कुछ लोग ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिससे क्या हो जाता है, सामने वाले को नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम मानवीय क्रियाकलाप में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो मजाक में किया गया था, है ना, जानबूझकर नहीं किया गया था। मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बात, मानवीय क्रियाकलाप में बाधाएं कौन कौन सी आती है। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई अपने मुजरिम होता है ना, मुजरिम को पकड़ के ले जाते हैं तो दो वकील होते हैं, एक तो पक्ष का वकील होता है और दूसरा विपक्ष का वकील होता है। जो विपक्ष वाला वकील जो होता है वो कहता है कि इसने जानबूझकर उसकी हत्या की है, ये उस बात का अपराधी है, ठीक है, आरोपी है। लेकिन जो उसके पक्ष का वकील होता है, उसके बचाव का जो वकील होता है, वो दलील करता है कि इसकी क्रियाकलाप मानवीय कार्रवाई नहीं है, इसलिए आरोपी जो है वो निर्दोष है। ठीक है, उसके लिए कुछ क्रियाकलाप होते हैं वो गैर मानवीय ठहराता है, गैर मानवीय ठहराता है, जैसे कि इसने जानबूझ के नहीं किया, इसको पता नहीं था, इसने मजाक किया। ठीक है, हो सकता है कि जोश जोश में इससे हो गया, ये गलती हो गई। कई बार बोल देते हैं कि पागल है ये तो, है ना, इसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो ये तर्क देने लगते हैं वकील जो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, मानवीय क्रियाकलाप के अंदर ऐड नहीं होती है। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। आपको समझ आ गया मानवीय क्रियाकलाप के अंदर कौन कौन सी बाधाएं आती है, यानी व्यक्ति को काम करने से रोकने का, इच्छा से, अपनी इच्छा से काम करने से रोकने की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आड़े आती हैं जो आपको व्यक्ति को अपनी मर्जी से काम नहीं करने देती। एक तो बात आती है अज्ञानता की। अज्ञानता जो होता है, ज्ञान की अनुपस्थिति होती है। अज्ञानता वही हुई, जिसको ज्ञान नहीं होगा उसी को अज्ञानी बोलेंगे। लेकिन कब अज्ञानी बोलेंगे, जब उसके पास में सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, वस्तु ज्ञान से युक्त है लेकिन उसके बारे में पता ही नहीं है। अब मेरी बात सुनो, देखो एक विद्यार्थी है, वो स्कूल जाता है, ठीक है, उसको ए से लेके जेड तक की स्पेलिंग सिखाई जाती है, उसको डेली टेस्ट लिया जा रहा है, लेकिन वो कर ही नहीं रहा है, तो वो क्या है, अज्ञानी है। एक व्यक्ति अपने मानते हैं, एक मिनट, एक एग्जाम्पल सोचने दीजिए। एक व्यक्ति लोक संगठन में काम कर रहा है, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, लोक संगठन में काम कर रहे हैं, काम तो वो कर रहा है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि नीति शास्त्र क्या होता है, नीति शास्त्र के मानक क्या होते हैं। तो वो व्यक्ति क्या है, अज्ञानी है। क्लियर है। अब जो जानवर है, जानवर को उसके जानवरों के बारे में पता है, लेकिन अगर उसे इंसान के बारे में नहीं पता तो हम उसको अज्ञानी कैसे कह सकते हैं, उसे तो जानवरों के बारे में पता है ना। हाँ, अज्ञानी वो होता है जिसके पास में सारी चीजें होती है लेकिन फिर भी उसको ज्ञान नहीं होता, उसको बोलते हैं अज्ञानी। क्लियर है। भोले लोग होते हैं ना, कहीं उनको ना तो पागल कहा जा सकता है ना उनको इंटेलिजेंट कहा सकता है, समझदार कहा जा सकता है। वो भोले होते हैं, अज्ञानी होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, बेवकूफ जो होते हैं। क्लियर है। ओके। जोश मानवीय क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। ठीक है, जोश है ना, ये उम्र के साथ में, शारीरिक संरचना के साथ में चेंज होता रहता है, शारीरिक बदलावों से युक्त होता है। जोश के अंदर गुस्सा भी होता है, दुख भी होता है, प्यार होता है, घृणा भी होती है, लालच भी होता है, एक दूसरे से हेट करना भी, ये सारी क्रियाएं जो होती है ये जोश के अंदर ही आती है ना। कुछ जोश जो होते हैं किसी क्रियाकलाप की इच्छा से पूर्व आता है और उस क्रियाकलाप का कारण बनता है। कुछ जोश ऐसा होता है कि मैं ये काम कर जाऊंगा, मुझे आईएएस बनना ही बनना है, मुझे आईएएस बनना ही बनना है। ये जोश जो है बाद में आपको क्या बना देगा, एक दिन आईएएस बना देगा। ठीक है, ये जोश आपके आईएएस बनने का कारण होगा। कुछ लोग जो होते हैं, गुस्सा इतना आता है, इतना गुस्सा आता है उन लोगों को, पहले तो वो गुस्से से अपने आप को भर लेते हैं, है ना, एकदम बिल्कुल भर लेते हैं। बस थोड़ी सी घटना क्या हुई, उस व्यक्ति की जाकर हत्या हो गई। ठीक है, तो ये हत्या जो है, ओके, ये जोश की वजह से हुई है, गुस्से की जोश की वजह से हुई है। कुछ लोग, अब देखो, कुछ क्रियाकलाप तो होते हैं, कुछ जोश तो होता है काम होने से पहले आता है, लेकिन कुछ जोश जो होता है वो काम हो जाने के बाद में आता है। वो कैसे, देखो, रोना, जो व्यथा जो होता है, व्यथा होता है, दुख के अंदर ये जो व्यथा होती है, दुख जो होता है, दुख के अंदर व्यक्ति रोता है। ठीक है, ये रोना जो होता है ये भी एक तरीके का जोश होता है। ठीक है, जोश के अंदर सारी चीजें पॉजिटिव नहीं होती है, जोश के अंदर बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी होती है। क्लियर है। ये जो होते हैं व्यक्ति की इच्छा से किए गए काम को क्या करते हैं, रोकता है।
है ना। जोश के अंदर व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, उसका दिमाग इस तरीके से सुन्न पड़ जाता है कि वो कहता है कि मुझे ये काम करके ही छोड़ना है, अब बस ये काम करके ही छोड़ना है। तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी जो मानवीय क्रियाकलाप की जो बात होगी ना, इच्छा वाली, वो कम हो जाएगी। ओके, तो अपने जोश पर कंट्रोल रखना है ना। वो आता है ना सॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो जिसको याद हुआ वो कमेंट कर देना। भय, डर, जो डर होता है आसन खतरे से उत्पन्न मानसिक घबराहट या फिर भावनात्मक प्रतिक्रिया है। यानी जब खतरे से, जब हमें दिखता है कि ये खतरा आ रहा है, कुछ खतरा है, उससे जब फीलिंग निकलती है उसको बोलते हैं भावना। अब देखिए, आप बैठे हैं बोर्ड के एग्जाम के हॉल में, ठीक है, अब आगे एग्जाम आने वाला है, उससे पहले अजीब सी फीलिंग आती है, अजीब सी फीलिंग आती है, आप सबने फील किया होगा, उसे ही बोलते हैं डर, भय। चाहे हमारी कितनी प्रिपरेशन हो, लेकिन भय होता ही है। अगर आपने कुछ गलत काम किया और आपकी चोरी पकड़े जाने की अब बात आ गई है और चोरी पकड़ी गई है, तब आपको फिर उस रिजल्ट के बारे में सोचकर आप सुन पड़ जाएंगे, और वो क्या होगा, भय होगा। ठीक है, ये भय ही होता है। भय भी दो प्रकार का होता है, एक गंभीर होता है और एक हल्का होता है। गंभीर जो होता है वो तो बड़े से बड़े एक सामान्य व्यक्ति को भी हिला के रख देता है, और जो दूसरा हल्का भय होता है वो सामान्य परिस्थिति में व्यक्ति की जो क्रियाकलाप होते हैं उसको प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, भय इतना शक्तिशाली हो सकता है, इतना शक्तिशाली हो कि व्यक्ति की चुनने की स्वतंत्रता ही समाप्त कर दे, तो इसमें स्वैच्छिकता खत्म हो जाएगी। यानी कि अब देखो, इतना डर लग रहा है व्यक्ति को, इतना डर लग रहा है व्यक्ति को कि वो अपनी इच्छा से कोई काम ही नहीं कर पा रहा है ना। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो फिल्म वाला बताया था ना, गन पॉइंट वाला, कि कोई आपको गन पॉइंट पे रख के, गन आपके खोपड़ी पे रख के आपसे एक काम करवा रहा है, तो आपको डर लगेगा कि ये गोली ना चला दे, अगर इसने गोली चला दी तो मेरा क्या होगा। वो डर जो होगा उस वक्त फील किया जा सकता है। मैं चाहती हूँ ऐसा कभी ना हो, लेकिन आप फील कीजिए, है ना। तो वो जब वो फीलिंग होगी डर वाली, तो आपको बोलेगा चल खड़ा हो, रोटी बना जल्दी से। अगर आपको नहीं भी बनानी आती होगी ना, तो भी आपको बनानी पड़ेगी, है ना। वो आपकी इच्छा से, इच्छा के बिना आपसे काम करवाया जा रहा है। आपको बोला जाएगा इसको गोली मार दे, आप अपने डर की वजह से सामने वाले को गोली मार सकते हो, है ना, तब वो आपकी इच्छा के अंदर नहीं गिना जाएगा। ये होती है मानवीय क्रियाकलाप की बाधा। हिंसा, यह किसी व्यक्ति पर बाहरी शारीरिक बल का प्रयोग है। किसी व्यक्ति को मारना पीटना हिंसा के बराबर होता है, शारीरिक बल का प्रयोग होता है। देखिए, एक तो होती है हिंसा, जैसे महिलाओं पर हिंसा की जाती है घरेलू, और उस महिला से गलती से, है ना, वो परेशान हो गई हिंसा से, रोज रोज की मार से, पिटाई से, है ना, इन सब चीज़ों से परेशान हो गया, उसने लास्ट के अंदर उठाया वहाँ से कुछ गुलदस्ता और दे मारा सिर पे जो उसके मार रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, वो उसकी इच्छा से काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसकी हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसे वो काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन एक हिंसा कैसे होती है, थप्पड़ मारना भी हिंसा ही होती है। थप्पड़ मारा किसी ने, प्रेम से मार दिया चलो, लेकिन क्या आपके अंदर तो वही बहुत ज़्यादा गुस्सा ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ और आपने उठाया और दे मारा उसके सिर पे, ऐसे भी नहीं होता। ठीक है, तो हिंसा भी दो प्रकार की हो जाती है। बाहरी बल का, शारीरिक बल का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि इतना भी नहीं होना चाहिए कि जहां पर आप रोक नहीं पा रहे हो उस हिंसा को। ठीक है, जहां पर आप उस हिंसा को रोक नहीं पा रहे हो, आप उसका विरोध नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, विरोध नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास लास्ट विकल्प जो बचता है वो आपको मजबूरन उठाना पड़ता है। लेकिन आपके ऊपर इतना दबाव ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको उसको, है ना, ऐसा गलत एक्टिविटी कर देते हो, तो वो हिंसा आपकी इच्छा वाले काम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आपके एक थप्पड़ मारा और आपने उसको दे मारा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो आप समझ गए होंगे ये बात। एक बात होती है आदत की। आदत वो गुण है जो लगातार दोहराने से आती है। हम कोई भी काम करेंगे, लगातार कंटिन्यूस करेंगे, तो वो हमारी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, वह वस्तु को आसानी से करने के लिए प्रेरित करती है। आदत जो होती है किसी भी काम को करने के लिए आसानी से प्रेरित करती है। जो खाना बनाता है उसको, जिसको हैबिट है डेली जो बनाता है वो आसानी से बना लेगा, जिसको नहीं आता बनाना वो नहीं बना पाएगा। तो अच्छी आदत जो होती है वो सद्गुण होती है, और जो बुरी आदतें होती हैं वो बुराइयां होती है। व्यक्ति आदत डालता है, व्यक्ति अगर कोई आदत डालता है ना, अच्छी आदत, सुबह घूमने की आदत, तो वो उसकी मर्जी से होगी। ठीक है, वो उसकी इच्छा से, उसकी इच्छा के द्वारा दर्शाया गया कार्य होता है। लेकिन जब हम आदत डालते हैं, जब हम दूसरे को किसी को आदत डालते हैं, धूम्रपान, व्यक्तिगत क्रियाकलाप, तब किसी प्रकार की विशेष प्रति सावधानी की कमी के कारण, है ना, अगर कोई सामने धूम्रपान कर रहा है और फ्रेंड है, चलो मान लीजिए साथ वाला फ्रेंड है वो धूम्रपान कर रहा है,
अगर हम खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं, अगर हम खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं तो हम नहीं पिएंगे करेंगे, लेकिन अगर उसने थोड़ा भी बोल दिया और हम उसकी बातों में आ गए तो लो, सावधानी की कमी के कारण क्रियाकलाप जो होता है कम सुरक्षित हो जाता है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति आदत डाल दे, ठीक है, आदत डाल दे, उस समय अच्छा या फिर बुरा उसका हमें पता है कि इसका क्या अंजाम होगा, उस आदत का क्या अंजाम होगा, तो वो हमारी स्वैच्छिकता को कम नहीं करेगी। हमें पता है कि ये गलत है, हमें पता है कि हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ, तो ये स्वैच्छिकता को कम नहीं करेगा, ये मैंने अपनी जानबूझ के किया है। लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो वो मेरी स्वैच्छिक इच्छा के अंदर नहीं आएगा। क्लियर है। पागलपन की बात होती है, पागलपन जैसी स्थितियां भी है जो क्रियाकलाप की स्वैच्छिकता आएगा यहाँ पर, स्वैच्छिकता को प्रभावित करती है। पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो पागलपन की स्थितियां होती है ये मानव की बुद्धि को इतना खत्म कर देती है कि ये मानवीय क्रियाकलाप को ही खत्म कर दे, कि इनकी जो काम होते गैर मानवीय हो जाते हैं। हत्या के मुकदमे में ऐसा होता है, ज़्यादातर पागलपन के आधार पर खुद को निर्दोष साबित करने की लोग कोशिश करते हैं, ये बातें आम हो चुकी हैं। पर कार्रवाई की नीति पर इतना इस बात पर केंद्रित रखी जाती है कि जब ये पागल था, जिस वक्त इसने हत्या की है, जिस वक्त इसने अपराध किया व्यक्ति ने, उस वक्त इसके पास कितनी अकल थी, कितना इसके पास में विवेक था, तो ये बातें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है। फिर बात आती है नींद में चलना। एक अन्य मुद्दा है नींद में चलना। यदि नींद में चलने वाला कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है या कोई अपराध कर देता है, तो वो किस हद तक दोषी होगा, तो किस हद तक होगा। यदि वो नींद में चलने वाला पूरी तरह से सोया हुआ है, उसे कुछ पता ही नहीं है और वो सपने के अंदर ही किसी की हत्या कर देता है, तो वो उसकी इच्छा के विरुद्ध होगा। लेकिन अगर वो नींद में है, लेकिन उसे पता है कि मैं नींद में गलत काम कर सकता हूँ, और फिर भी वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं करता है, तो वो उसकी किसके अंदर आएगा, एक्ट्स ऑफ होमोनिस में नहीं आएगा, एक्ट्स ह्यूमंस में आएगा। ठीक है, ह्यूमंस में आएगा। ठीक है। अगर उसने क्रियाकलाप उसको पता नहीं है कि मुझसे ये गलती हो सकती है और वो दवाइयाँ ले भी रहा है, लेकिन फिर भी उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब वो क्या करेगा, एक्ट ऑफ होमोनिस में उसका अपराध शामिल हो जाएगा। यानी इसने अपनी इच्छा से नहीं किया ये, लेकिन उसे पता है कि मैं गलत कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर रहा है, दवाइयाँ नहीं ले रहा है ना, अपने आसपास सावधानियाँ नहीं बरत रहा है, जानबूझकर वो कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, जो होगा होगा, है ना, और एक्टिंग कर रहा है सोने की कई लोग करते हैं ना ऐसा, तो वो हमारा एक्ट ऑफ होमोनिस में नहीं आएगा, वो एक्ट्स ह्यूमंस में आएगा। ठीक है, यानी कि इच्छा से किए गए कार्य के अंदर आएगा। मुझे लगता है पॉइंट समझ आ गया आपको। ओके, एक लास्ट पॉइंट है, ड्रग या फिर एल्कोहल। ड्रग्स या एल्कोहल जैसी कुछ अन्य स्थितियां होती हैं, यानी कि शराब, नशे की धुत में जब कोई अपराध कर देता है, नशे की धुत में जब कोई अपराध कर देता है, तो हम क्या उस अपराध को मानवीय क्रियाकलाप मानेंगे? मानवीय क्रियाकलाप तब मानेंगे जब हमें ये पता चलेगा कि उसने उस एल्कोहल या ड्रगी ने अपना ये जो सेवन करने के बाद में, मादक सेवन करने के बाद में उसको कितना याद था, शराब पीने से पहले उसे कितना याद था और शराब पीने के बाद में उसे कितना याद था। उस आधार पर हम इस बात का निर्णय ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें केस स्टडी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना। PDF आपको मिल जाएगा, लेकिन PDF पर पासवर्ड लगा हुआ है, जिसका पासवर्ड है 2233। ठीक है, आप पासवर्ड लगाना, PDF आपको मिल जाएगा। रिवाइज आप अच्छे से करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, जय हिंद।